नमस्कार, आदाब। मैं इंज़माम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपाला मिश्रा, जिन्होंने यूपीएससी में 9वीं रैंक हासिल की है। उनसे जानेंगे क्या है उनकी कामयाबी का राज। स्वागत है अपाला जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी। जी, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी, अपाला जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आपकी परवरिश कैसे हुई, किस जगह से आप ताल्लुक़ रखती हैं? जी, मेरी परवरिश की से मैं शुरुआत करूँ तो जी, मेरे पिताजी जो हैं वो आर्मी में रहे हैं, तो इसलिए हम एक जगह से मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं ट्रेस करती हूँ। जी, बट ज़्यादातर मेरी पढ़ाई देहरादून उत्तराखंड में हुई है जी, और बाकी की पढ़ाई दिल्ली में मैंने की है स्कूल की। और कॉलेज की बात की जाए तो मैंने आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज हैदराबाद से पढ़ाई की है, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी की, व्हिच इज़ बीडीएस, जिससे मैं डेंटिस्ट बनी। फिर आप डेंटिस्ट बनी, उसके बाद क्या कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपने यूपीएससी की तैयारी की और फिर यहाँ तक पहुँची? जी, जी, प्रेरणा मुझे डेंटिस्ट्री के अंदर से ही मिली, क्योंकि जी, जब हम हेल्थ सेटअप में काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत पास से चीज़ें देखने को मिलती हैं और हमें लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं बहुत जगहों पे। जी, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि शायद एक सोसाइटी के बड़े एरिया में काम करना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ हो और एक लार्जर इम्पैक्ट हो। तो इसीलिए मैंने बीडीएस खत्म करने के बाद ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। जी। आपने तैयारी साल 2018 से शुरू की थी? जी हाँ। जी, क्योंकि ये तीसरा अटेम्प्ट था आपका जब आपने पास किया है, तो जी। कहीं से निराशा भी हाथ लगी कि यार मैं तैयारी कर रही हूँ और हो नहीं पा रहा है, तो फिर हिम्मत भी टूटी कि नहीं अब नहीं कर पाऊंगी ऐसा? जी बिल्कुल, बल्कि मुझे तो लगता है कि हर दूसरे दिन ही मेरी हिम्मत टूटती थी, लेकिन खुद को बटोरे रखना भी बहुत बड़ा काम होता है इस एग्ज़ाम में। जी, शुरुआत में तो जब मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तब मैं मुझे आइडिया भी नहीं था इस एग्ज़ाम का बिल्कुल। मैं बस ऐसे ही कूद गई थी इस एग्ज़ाम में, बिना सोचे-समझे। तो थोड़ा मुझे टाइम लगा समझने में, प्लान करने में, अपनी स्ट्रेंथ समझने में और निरंतर लगातार मेहनत करते रहने में। तो परिवार का कितना सपोर्ट मिला आपको? जी, मुझे परिवार का मैं कहूँगी 100% सपोर्ट भी कहना कम है, क्योंकि मेरे मदर और फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। स्पेशली पिछले इन इस साल में, जब मुझे बार-बार ये जो आप कह रहे थे कि मायूसी लगती थी, या बहुत बार ऐसा होता है इस प्रिपरेशन में आप आइसोलेटेड रहते हैं, आपको एंग्ज़ायटी होती है और ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं और हमें लगता है सिर्फ़ हमारे साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबके साथ होता है और यहीं पे फैमिली सपोर्ट बहुत काम आता है। आप 2 बार अटेम्प्ट भी की, उसके बाद कामयाबी नहीं मिली, तो फिर किस तरह से आपने तैयारियां की कि एक रिजर्व रहते हुए आपने कैसे खुद को तैयार किया कि नहीं इस बार निकल ही जाएगा? एकदम मैंने अपना लक्ष्य पूरा फाइनल कर लिया था कि इस बार निकलना ही है और मैंने सोचा था मैं अपना बेस्ट दूँगी, क्योंकि पिछली 2 बार मुझे लग रहा था कि पहले बार में तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी और दूसरे बार में भी मुझे लग रहा था कि बहुत कमियाँ रह रही हैं मुझे इस एग्ज़ाम को समझने में, बहुत चीज़ें नहीं हो पा रही हैं मुझसे, क्योंकि एक तो बैकग्राउंड अलग था, दूसरा गाइडेंस नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि मैं खुद पे भरोसा रखूँगी और जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं बेस्ट तरह से करूँगी। तो आई थिंक यही मेरे लिए काम किया। तीसरी बार में जब आपने अपना नाम देखा, तो जब ये खुशखबरी आपने अपने घर वालों को दी और अपना नाम देखने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपके घर वालों का क्या एक्सपीरियंस था? मुझे सबसे पहला जो मेरा इमोशन था वो था रिलीफ़, कि अब मुझे और नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जी, फाइनली खत्म होती है मेरी ये जर्नी यहाँ और अब मैं मूव फॉरवर्ड कर सकती हूँ एक नई जर्नी पे। जी, और घर वाले तो मेरे मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं, घर वाले मेरे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली जिंदगी और अब की जिंदगी में क्या फर्क लग रहा है आपको? पिछली ज़िंदगी मतलब कहें तो अभी से 48 आवर्स पहले तो बहुत खाली, मतलब 2 चीज़ें थीं। एक तो बिल्कुल भी सोशल लाइफ़ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थी, अकेले कमरे में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अभी अचानक से काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव हो गए हैं, बातचीत हो रही है लोगों से।
तो आई थिंक ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है मूव फॉरवर्ड करने का। ये भी हर चीज़ आपको लाइफ में एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। हमने जैसा सुना था कि बस खाना है, पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं होती है जिंदगी। मतलब ना सोशल लाइफ होता है, ना किसी से मिलना है। सिर्फ एक टारगेट रहता है कि हमें बस निकालना है तो निकालना है एग्जाम को। तो आपकी जिंदगी में क्या रहा कि आप बिल्कुल अलग थलग होकर एक रिजर्व लाइफ गुजारते हुए आपने तैयारी की और सोशल मीडिया से हट के तैयारी की। तो किस तरह से आप अपने आप को देखती हैं कि आप रिजर्व थी या फिर आप भी सबके साथ मिलते जुलते रहते थी, उसके बाद आपने निकाला है? देखिए, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट तो हो जाती है सोशल लाइफ, क्योंकि आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे सोशली तो आपका टाइम वेस्ट होने लग जाएगा। तो एक तरह से एक प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कट ऑफ रहते हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया पे लगातार ही थी, बस केवल एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैंने डिलीट किया था। तो ये एक लिमिट में होना चाहिए, एक डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। और बहुत चीज़ें आप और कर सकते हैं। जैसे मैं अपने फादर के साथ टेबल टेनिस खेलती थी रोज़, तो उसने मुझे लगता है बहुत हेल्प किया। या मैं बीच बीच में जब ब्रेक लेती थी तो मैं अपनी मदर के साथ बाहर जाती थी। हम लोग कॉफ़ी पी के या कुछ खा के ऐसे आ जाते थे, तो महीने में 1 बार या 2 बार। तो एक ब्रेक्स लेना लगातार और एक बैलेंस मेंटेन करके रखना अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको लगा था कि इस बार आप पक्का निकाल लेंगे या फिर मायूसी ही हाथ लगे? हल्का हल्का पेपर अच्छे गए थे, तो हल्का हल्का एक्सपेक्टेशन या कहीं होप थी कि हो जाता तो अच्छा रहता। लेकिन हाँ, एकदम 9th रैंक आ जाएगी ये भी नहीं सोचा था। पर मतलब अनसर्टेनिटी तो लगी ही रहती है इस एग्जाम में। तो ये था कि अगर नहीं हुआ तब फिर तो बहुत ही बुरा लगता। तो थोड़ा सा होप था कि हाँ, शायद हो जाएगा। पहले जो आपने तैयारियां की थी तो आपको एक तजुर्बा होगा कि हाँ, इस तरह से तैयारी की जाती है। और इस बार की तैयारी कैसी थी आपकी? एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और इसके लिए मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी। तो पहली बात तो ये है कि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रही थी जहाँ पे ज़्यादा लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देते हैं। आसपास गाइडेंस की बहुत कमी थी। तो मैं अकेले आई बिना किसी गाइडेंस के, और मैंने आते ही पेपर दे दिया। तो मुझे लगता है कि यहीं पे गाइडेंस का होना या ना होना काम आता है, कि कोई आपको बता सके कि अभी मत दो, 1 साल रुक के दो। तो फिर धीरे धीरे लेकिन खुद समझ आ जाता है, ऐसा भी नहीं है नहीं आता है। तो 1 साल बाद मुझे समझ आया कि मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो मैं एक बहुत ही अलग तरह से कर रही हूँ। जैसे मैं मेडिकल की पढ़ती आई थी वैसे कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़े पेशेंस के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी, और थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एग्जाम के पहले रट के चले जाएं। ऐसा नहीं है, ये एग्जाम आपको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। तो ये सब चीजें मैंने इनकलकेट की अपनी लाइफ में। तो और एग्जाम से ये एग्जाम किस तरह अलग होता है? मतलब क्या अलग होता है? मेरी भी ख्वाहिश थी कि कभी मैं एग्जाम दूं, लेकिन किस्मत नहीं थी। तो मैं अरे मैं सर। पत्रकार मैं पत्रकार बन गया। मेरी भी ख्वाहिश थी बचपन से। मैं जो है सोचता था कि मैं भी आईएएस बनूंगा। और इवन मैं जब 8th में था तो उस टाइम में मेरे टीचर्स मैथ का क्वेश्चन लिखते थे बोर्ड पे और मैं आंसर बताता था, इतना पॉइंट इतना होगा, और वही होता था। अरे, अरे वाह। और उसके बाद लेकिन 10th आते आते वो कहते हैं ना, डेस्टिनी ही मेरी कुछ और थी। तो मैं हाँ। एक आईएएस ना बन के एक पत्रकार बन गया। तो मेरी हमेशा से ये अभी भी जागरूकता रहती है कि आखिर एग्जाम कैसे होता होगा, क्या अलग एग्जाम होता है ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये एग्जाम अलग होता है, तो किस तरह से अलग है? जी, ये अलग, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि पत्रकारों से बहुत सहायता मिलती है इस एग्जाम में, क्योंकि आधा चीज तो करंट अफेयर्स का ही होता है। न्यूज़पेपर जी। रीडिंग बहुत जरूरी है। तो अलग इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये एग्जाम बहुत डायनेमिक है। आपको लगातार टच में रहना है करंट अफेयर से, लगातार आपको अपने सिलेबस को इवॉल्व करते रहना है। तो ये चीज एक डिफरेंट चीज है। आपका स्टैग्नेंट नहीं है सिलेबस की ये लिखा हुआ है आपने पढ़ लिया वही क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, आपको उस चीज को अप्लाई करना होगा लाइफ में। इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, सोसाइटी के क्वेश्चंस हो गए, एथिक्स के क्वेश्चंस हो गए, जिसमें एप्लीकेशन मांगते हैं वो, कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है।
तो मुझे लगता है कि बहुत ब्रॉड और ओपन माइंड से पढ़ना चाहिए, पढ़ना डिमांड करता है एग्ज़ाम, और कंटिन्यूअस पढ़ाई डिमांड करता है एग्ज़ाम। तो इस तरह से डिफरेंट है। क्योंकि आप महिला हैं और एक आने वाले टाइम में आप किसी ओहदे पर जाएंगे, तो किस तरह से महिलाओं के लिए आप क्या कुछ अलग करेंगे? जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है, चूंकि मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे लगता है सबसे पहले विमेन्स हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ सेक्टर में भी विमेन पे फोकस करना, और विमेन का सैनिटेशन, विमेन का हाइजीन, और विमेन की प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मुझे लगता है अगर हम वहाँ फोकस करेंगे तो नेचुरली हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी जो फैमिलीज होंगी, वो सब और बेटर होंगी। तो वो मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है काम करने का। कि जैसे आप तैयारियां कर रही थी, तो आपने कोचिंग वगैरह की थी या सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन की थी आप? नहीं, जब मैं आई थी तो मैंने आते ही कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि यही लगा मुझे कि आओ कोचिंग ज्वाइन करो और लो एग्जाम। लेकिन ऐसा मैं कहना चाहूंगी कि कोचिंग एक गाइड होता है, वो एक गाइडिंग फैक्टर है, आपकी वो हेल्प करेगा। लेकिन आप जब तक खुद से बैठ के पढ़ाई नहीं करेंगे, आप जब तक खुद से प्लानिंग नहीं करेंगे और खुद से हार्डवर्क नहीं करेंगे, तब तक नहीं क्लियर हो पाएगा। तो हाईली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी फैक्टर पे। जिस तरह से और भी होते हैं लोग जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह के एग्ज़ाम में बैठें, लेकिन उनके पास उतने मतलब आप कह लीजिए आय का स्रोत नहीं होता है या कुछ मजबूरियां रहती हैं, तो वो बिना कोचिंग किए वो किस तरह से इस एग्ज़ाम को फेस कर सकते हैं? जी, जैसा मैंने बोला कि कोचिंग बस एक गाइडिंग फैक्टर होता है, और वो गाइडिंग फैक्टर आप को कहीं से भी मिल सकता है। आपको सीनियर्स की हेल्प से मिल सकता है, आपको ऑनलाइन मिल सकता है अगर आप वो रिसोर्सेज अफोर्ड कर पा रहे हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज। जी। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं, किसी पे भी 100% डिपेंड ना होके। और इस एग्ज़ाम की ब्यूटी ये है कि जो भी सारे हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो हमें हमारी लाइफ के अराउंड दिखते हैं। इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, सोसाइटी। तो जब आप पढ़ने लग जाएंगे और समझने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ पे और बेटर होते जाएंगे। तो मुझे लगता है डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 साल लग जाता है समझने में, लेकिन आप ट्रैक पे आ जाते हैं। तो कोचिंग होना ना होना ये सब सेकेंडरी बात है। जी। जिस तरह से अभी आपने यूपीएससी निकाला है, इसके बाद आपको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ट्रेनिंग का दौर होगा, उसके बाद फिर आपको नए विभागों में ट्रेनिंग दी जाएगी, तो इसमें काफ़ी चुनौतियां होंगी, तो क्या कुछ प्लान आपने बनाया है कि किस तरह से आप रोड मैप आपने तैयार किया है कि किस तरह से आप आगे अपने कार्य को निर्वाह करें? कोई रोड मैप तो नहीं बनाया है मैंने अभी, लेकिन जी। हाँ, मेरा यही एक इच्छा है कि मैं जितने डेडिकेशन से इसकी तैयारी करती आई हूँ, उसी डेडिकेशन से मैं अपनी सर्विस दूँ। और जितनी एम्पैथी के साथ जो सब मुझे मेरे मेडिकल फील्ड ने सिखाया है, जैसे एम्पैथी, या जो इस एग्ज़ाम ने मुझे सिखाया है, जैसे पेशेंस, ये सब चीज़ें मैं अपने साथ लेके चलूँ अपनी सर्विस में। समाज में कई सारी बुराइयां हैं, तो आप जब अपने क्षेत्र में जाएंगी तो सबसे पहले किस चीज़ में सुधार करना चाहेंगी आप? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विमेन्स हेल्थ मेरे लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट जी, टॉपिक है। महिला के तौर पर आपने वुमेन्स हेल्थ को तरजीह दी। वुमेन्स हेल्थ के बाद आपकी दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी कि जिस पे आप जी, काम करना चाहेंगे? जी, मेरी दूसरी प्रायोरिटी है एजुकेशन। और एजुकेशन से मेरा मतलब लिटरेसी नहीं है, लेकिन है एक ऐसी एजुकेशन जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, जी। स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस आए। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बहुत बार नहीं पता होता है लोगों को। इनफैक्ट बहुत लिटरेट लोगों को भी बहुत चीज़ों के बारे में अवेयरनेस कम रहती है। तो ये जो गैप है लिटरेसी और एजुकेशन के बीच में, इसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है यहाँ पे जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, कर भी रहे हैं बहुत काम, और आगे भी कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं को आरक्षण की ज़रूरत है या वो कैपेबल हैं कि आगे वो काम कर सकते हैं? जी, डेफिनेटली आरक्षण जैसी चीज़ें हेल्प करेंगी बहुत सेक्शंस ऑफ वुमेन को। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी जो स्कीम है, वो एक शॉर्ट टर्म तक ही हमें बेनिफिट दे सकती है। हम जब तक उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक नहीं जाएंगे,
तब तक वो प्रॉब्लम सिर्फ रिजर्वेशन को हम एक सिल्वर बुलेट नहीं कह सकते कि इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये एक इनेबलर होगा, लेकिन मुझे लगता है और भी बहुत चीजें उसके आगे भी करनी पड़ेंगी। अगर रिजर्वेशन दिया भी तो उसके आगे भी कहानी चलती रहेगी, कहानी वहाँ खत्म नहीं होगी। तो मतलब ओवरऑल कहने का ये है कि रिजर्वेशन सिर्फ एक जरिया हो सकता है, पूरा सहारा नहीं हो सकता है। रिजर्वेशन सिर्फ एक जरिया है, बाकी आप अपनी इच्छाओं के साथ कामयाब हो सकते हैं। जी, मतलब मैं कहने का मतलब था कि आरक्षण जरिया है, लेकिन हमें और बाकी फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स, जो रूट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जी फैमिली में हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जी रिजर्वेशन के बावजूद, तो जब तक हम वो चीजें ठीक नहीं करेंगे तब तक रिजर्वेशन का फायदा भी नहीं हो पाएगा। जी। तो इसलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा आगे हमें बढ़ना पड़ेगा इसके साथ तब साथ। समाज को जागरूक होने की जरूरत है, ओवरऑल अगर कह जी लें हाँ, तो। हाँ, सिर्फ रिजर्वेशन ही, साथ में जागरूकता भी जरूरी है। जरूर। बिल्कुल। आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहें? जी, मैं लड़कियों को बहुत इम्पोर्टेंट अपने दिल से संदेश ये देना चाहूंगी कि बिल्कुल भी अपने आप को कम मत समझिए कभी किसी से। बहुत बार ऐसा होगा लाइफ में कि आपको कोई लड़का आएगा या कोई भी सोसाइटी, लड़का नहीं, सोसाइटी में बोलना चाह रही हूँ कि सोसाइटी में आपको ऐसा फील करा देंगे बहुत इजीली कि अब तुम नहीं कर पाओगे, अब नहीं हो सकता है। तो अपने पे भरोसा रखना है, और मुझे लगता है लड़कियों को अपने पे भरोसा रखना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर लड़की केपेबल है और हर लड़का भी केपेबल है। बस ये है कि सब इक्वली चलें और सब अपने पे कॉन्फिडेंस रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अपाला मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थी हमारे साथ अपाला मिश्रा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल की। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।